जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राउट का नियम, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में मोस्टली हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। राउट के नियम से आपके मार्क्स बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए राउट के नियम को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए राउट का नियम क्या कहता है कि जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विद्युत अनवघटक पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है। इस बात को बताया राउट साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो राउट के नियम के अनुसार क्या परिभाषा होगी इसकी कि जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विद्युत अनवघटक पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा ना, वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए आपेक्षिक अवनमन का मतलब है कि विलायक के वाष्प दाब में कमी। ठीक है, तो राउट के नियम के अनुसार जो होगी वो वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन जो होगा वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत अनवघटक पदार्थ किसे कहते हैं, जैसे कि नमक, यूरिया, ग्लूकोज, जिनको वायु में खुला छोड़ने पर जो ना उड़े। ठीक है, यानी कि जिनको वायु में खुला छोड़ने पर भी वो ना उड़े। ठीक है, जैसे कि नमक, यूरिया, ग्लूकोज। तो देखिए राउट के नियम को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसके बाद देखिए जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा ना, वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर किस प्रकार से होगा, इसको मैथमेटिकली यदि लिखें तो लिखेंगे पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है, और विलय के मोल प्रभाज को लिखेंगे एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि एन यहाँ पर क्या है, मोलों की संख्या। ठीक है, एन क्या है, मोल है। तो देखिए यदि हम इसको तनु विलयन के लिए लिखें तो यहां पर लिखेंगे तनु विलयन के लिए। ठीक है, तो देखिए तनु विलयन के लिए जो हो जाएगा, जो ये n प्लस कैपिटल एन है ना, ये वाला n प्लस कैपिटल एन, ये लगभग n के इक्वल ही हो जाएगा। यानी कि इसमें जो स्मॉल n है लगभग नगण्य हो जाएगा, बिल्कुल आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, n प्लस कैपिटल एन के स्थान पर n लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन के स्थान पर हो जाएगा कैपिटल एन। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा तनु विलयन के लिए फॉर्मूला। उसके बाद आगे देखिए, आप जानते हैं जो मोल होते हैं, जो मोल एन होते हैं, जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कैपिटल एन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पर लिखेंगे पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम। इसको कुछ इस प्रकार से लिखें, डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्मूले में जो स्मॉल एन और कैपिटल एन है ना, इसके स्थान पर हमने क्या रखा, एन के स्थान पर डब्ल्यू अपॉन एम और कैपिटल एन के स्थान पर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। क्लियर? तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके स्थान पर इन मानों को रख दिया है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए आगे इसको लिखें तो ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है, यहाँ पर भी पी नोट है, इक्वल ये हो जाएगा W अपॉन स्मॉल एम, और ये बटे के बटे में है तो m ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m अपॉन कैपिटल W। ठीक है, तो ये इस प्रकार से राउट के नियम का फॉर्मूला निकल जाता है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होएगा,
तो डियर स्टूडेंट ये जो पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट ये सब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू, इसको आगे बता देंगे। ठीक है, तो देखिए पी नॉट यहाँ पर क्या है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो एग्जांपल लिया था ये जो विलायक है इसको शुद्ध विलायक लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि पी एस क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार, और एम है विलय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू विलय का भार, और कैपिटल एम विलायक का अणुभार। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसकी सीमाएं भी पूछ लेता है। यह विद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। हमने पीछे भी बताया था कि जो राउल्ट का नियम होता है ये विद्युत अनवघट पदार्थ पर लागू होता है। क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्य ताप और दाब दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए, यानी कि राउल्ट के नियम के लिए ताप भी सामान्य होना चाहिए और दाब भी सामान्य होना चाहिए। उसके बाद दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए, यानी कि विलय और विलायक दोनों अवाष्पशील भी ले सकते हैं, और कम से कम विलय तो अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ होना ही चाहिए। जैसे कि उदाहरण में यूरिया, ग्लूकोज, ये सब विद्युत अनवघट पदार्थ हैं। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है, यह अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, यानी कि जो राउल्ट का नियम है ये जो है यह अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो के बायो में हमारे ऐप स्टेबल क्लास का लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड करें, और वहां से आपको चैप्टर वाइज एकदम यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।